हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, चैप्टर 8, यानी 8 चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। ये वाला करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें क्या है, भूमिका हम देखेंगे। 15वीं शताब्दी में यूरोप के साहसी नाविक एवं खोजकर्ता अज्ञात महासागरों में नए व्यापार मार्ग और नए क्षेत्र खोजने के लिए अग्रसर हुए। कहाँ के हुए? यूरोप के साहसी नाविक, ठीक है भाई, यूरोप के बहुत सारे देशों के नागरिक। पुर्तगाल और स्पेन इन अभियानों में अग्रणी थे, मतलब पुर्तगाल देश के और स्पेन देश के आगे थे सबसे खोजकर्ता में, ठीक है। ये अभियान मुख्यतः सोना, चांदी और मसालों की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित थे। मतलब जो इन्होंने खोज किस उद्देश्य से खोज की, तो किस उद्देश्य से? एक तो सोना प्राप्त करने, चांदी और मसाले। उल्लेखनीय है कि इस समय में यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा भी बलवती हो रही थी। मतलब वाणिज्य, मतलब व्यापार की भी विचारधारा बहुत बढ़ रही थी, जिसमें सोने, चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं का अत्यधिक महत्व दिया जा रहा था। इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए यूरोप के देश युद्धों तथा उपनिवेशों की स्थापना को भी जायज़ बता रहे थे। मतलब एक तो युद्ध और उपनिवेश, जो देश एक देश दूसरे देश को गुलाम कर ले तो वो देश उसका उपनिवेश हो जाता है, ठीक है भाई। ये हो गया उपनिवेश। अब क्या है, ये उपनिवेश हो गए की स्थापना का भी जायज़ बता रहा है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि इस समय तक यूरोप में कंपास की जानकारी पहुंच चुकी थी। कंपास मतलब अकबर जहाज पे एक एंटीना की तरह होता है, वो ये बताता है दिशा उसकी। अब तक पुर्तगालियों ने शक्तिशाली और तेज चलने वाली जहाज़ों का निर्माण भी, जिससे नए समुद्री मार्ग की खोज भी सहायता मिली, ठीक है। नए मार्गों से यूरोपीय देशों के लोग ऐसे क्षेत्र पहुंच जो यूरोप से भिन्न संस्कृतियों के चलते हैं। मतलब उनका रहन सहन, कल्चर कैसा था यूरोप के देश से अलग। ये क्षेत्र यूरोपीय संस्कृति से बहुत पिछड़े थे, मतलब वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। इसका लाभ उठाकर यूरोपीय लोगों ने इन नए क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित, मतलब इन पर कब्जा कर लिया। आधिपत्य का मार्ग खोजते हुए स्थापित कर लिया की कहानी मुख्यतः कोलंबस के द्वारा नई दुनिया की खोज 1492 से शुरू हुई, जब पश्चिम से भारत का मार्ग खोजते हुए अमेरिका पहुंच गया। यद्यपि वह इसे भारत का क्षेत्र इंडीज ही समझता रहा, मतलब ये समझता रहा कि भाई ये भारत ही है। कोलंबस ने बहामा में अपने आधिपत्य की घोषणा की, मतलब वहाँ पे कब्जे की अपनी घोषणा की। इसके साथ ही मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में संस्कृतियों के टकराव का सिलसिला शुरू हुआ। जिस समय स्पेन और पुर्तगाल के लोग यहाँ पहुँचे, उस समय यहाँ पर कबीलाई लोगों के साथ एजेक्ट, माया और इका संस्कृति के लोग अस्तित्व में थे। मतलब कोलंबस जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक तो कबीलाई लोग थे, एग्जेट थे, माया जाति के लोग थे, इका जाति के लोग थे। स्पेन और पुर्तगाल वासियों ने इस संस्कृति के राजनीतिक तंत्र को समाप्त कर यहाँ अपना उपनिवेश की स्थापना की। मतलब वहाँ के लोगों को ख़त्म करके अपना उपनिवेश, मतलब या उनको बंदी बना के, मतलब उस पर कब्जा कर लिया उस देश पर। इसके साथ ही यहाँ के संसाधनों को बेरहमी से लूटा। मतलब जो संसाधन हैं भाई, कुछ खाने हैं, कुछ चीज़ें, कोई सोने की खाने हैं, चांदी की है या कोई धातु की है, तो उसका बेरहमी से लूटा गया। नई दुनिया की खोज, संस्कृतियों का टकराव और संसाधनों की फूट का अध्ययन अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। वह यह है स्थानीय लोगों और यूरोप के देशों पर प्रभाव के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। अब एजेक्ट और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। विश्व इतिहास की दृष्टि में ये सभ्यता में दोनों सभ्यता समकालीन नहीं, इनका विस्तार से। एजेक्ट सभ्यता देखो भाई, एजेक्ट सभ्यता भौगोलिक दृष्टि से यह सभ्यता मध्य अमेरिका के क्षेत्र मैक्सिको में विकसित हुई। मतलब मैक्सिको का और अमेरिका का दोनों का आपस में बॉर्डर लगता है भाई, ठीक है। तो मध्य अमेरिका क्षेत्र में मैक्सिको से इसकी राजधानी टेनोक्टिनल की स्थापना 1325 ईस्वी में हुई। यह सभ्यता ग्रामीण व नगरीय सभ्यता का मिश्रण है। इनके भवन पिरामिडों के समान थे। सामाजिक धार्मिक तौर पर ये रूढ़िवादी थे। इनका सूर्य देवता में विश्वास था। बलि प्रथा इत्यादि सामान्य प्रचलन में थी। ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत थे। मेसोपोटामिया सभ्यता, यह सभ्यता वर्तमान इराक क्षेत्र में दजला व फरात नदियों के बीच स्थित थी।
यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी एवं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इसके शहरों की बनावट नियोजित थी। ये लोग कांसे की धातु का प्रयोग सर्वाधिक करते थे। व्यापार की दृष्टि से उन्नत थे। व्यापार की दृष्टि में उन्नत। ये देवी इन्ना चंद्रदेव की उपासना करते थे। इनका उपासना स्थल जीवरात कहलाता था। ठीक है भाई। अब है देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन भाई, कौन सा देखेंगे? तीसरा क्वेश्चन। किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? स्पेन व पुर्तगाल 15वीं शताब्दी के यूरोप क्षेत्र में अग्रणी देश थे। यूरोप के व्यापारिक विकास में नौसेना को विकसित करने में इनकी महत्वपूर्ण हुई। निम्नलिखित कारणों के चलते हुए इन्होंने अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। नंबर 1, कस्तूनिया पर 1453 ईस्वी में अरबों का अधिकार होने के बाद यूरोप को गर्म मसाले मिलना बंद हो गए। इनका अन्य व्यापार भी बंद हो गया, इसलिए वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोजने की जरूरत और ज़रूरी हो गया था। मतलब जब मार्ग टूट गया यूरोप से तो अन्य दूसरा मार्ग उन्होंने खोज लिया। अब दूसरा, कंपास, गतिमाप यंत्र व दूरबीन इत्यादि के आविष्कार ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया। मतलब कंपास भी एक यंत्र है जो ये बताता है दिशा। गतिमापक यंत्र और दूरबीन से आविष्कार हुआ। दूरबीन देखने के लिए गतिमापक यंत्र अगर कितना तेज़ चल रही है। अब मार्ग के खतरे में आविष्कार कम हो गए थे। तीसरा है, शासकों द्वारा नाविकों को सहायता व परिवार को संरक्षण के बाद किसी भी नाविक को अटलांटिक पार जाना अब जोखिम भरा काम नहीं लगता था। मतलब परिवार के लिए पालन पोषण की गारंटी भी सरकार लेती थी, तो इसलिए नाविकों को अब कोई डर नहीं था। अब कौन सी खाद्य वस्तुएं अब दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी गई? खाद्य खाने में यूरोप वासियों के दक्षिण अमेरिका जाने का उद्देश्य मक्का, फलिया, गोड्डा, टमाटर, कद्दू, कसावा, आलू, सेम, लेबिया प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त गर्म मसाले, अदरक, काली मिर्च भी यहाँ से प्राप्त करते थे। ये सभी चीज़ें दक्षिण अमेरिका से शेष विश्व को भेजी जाती थी। कहाँ भेजी जाती थी? शेष विश्व को। अब है देखो भाई ये 5वां क्वेश्चन है, गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राज़ील ले गए 17 वर्षीय अफ्रीकी लड़के की यात्रा। अब गुलाम देखो भाई, 15वीं व 16वीं सदी में यूरोपवासी नए मार्गों व स्थलों की खोज कर रहे थे। स्थलों पर यूरोपवासियों में कब्जा कर लिया था। एक स्थान से विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। अफ्रीकी क्षेत्रों में ये प्राय गुलाम या दास दक्षिण अमेरिका से ले जाया करते। दक्षिण अमेरिका में इनके कब्जे में एक प्रमुख देश ब्राज़ील भी था। पुर्तगाल के उपनिवेश के रूप में विख्यात रहा। ब्राज़ील पर किसका था? पुर्तगाल का कब्जा। और यहाँ पर एक अफ्रीकी नवयुवक की ब्राज़ील यात्रा का वर्णन क्लेवेशन के आधार पर किया गया है। गुलाम का व्यापार यात्रा की तैयारी देखो भाई, यूरोपवासियों द्वारा अफ्रीकी को गुलाम बनाकर भेजना एक व्यवसाय बन गया था। इसके लिए उनके पास स्थानीय एजेंट होते थे। ये एजेंट स्थानीय लोगों से बातचीत करके ब्राज़ील के बारे में बताते थे। यह दुनिया का सबसे सुंदर देश था। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने मर्जी से काम मिलता है। यहाँ आराम में सम्मान के से जीने की सुविधा उपलब्ध है। इन एजेंटों की नज़र ज़्यादातर 16 से 25 वर्षों के युवक पर होती थी। इस कड़ी में 17 वर्षीय अब्बास अफ्रीकी भी ब्राज़ील जाने के लिए तैयार हो गया। एक अब्बास नाम का लड़का अफ्रीका का, वो ब्राज़ील जाने के लिए तैयार हो गया। वह गुलाम बन गया, उसके बाज़ार में बेचा गया। उस बच्चे को क्या किया गया? बेचा गया। गुलाम की कीमत का निर्धारण उसके स्वस्थ तथा अधिक कोड़े खाकर शांत रहने की स्थिति में किया गया। अगर वह इतने कोड़े खाएगा और वह स्वस्थ है तो इसको ज़्यादा कीमत लगा दी जाएगी। तत्पश्चात उसे मोज़म्बिक की बंदरगाह पर लाया गया। कहाँ पर लाया गया? मोज़म्बिक की बंदरगाह पर लाया गया। अब दूसरा है भाई यात्रा की शुरुआत। अब्बास को बंदरगाह पर खाने पीने के लिए सामान्य चीज़ें दी गई तथा उसे अंधेरे कमरे में रखा गया। जहाज़ में जब सामान लाद दिया गया तो
अब्बास उसके साथियों को भी जहाज़ पर सवार होने का आदेश दे दिया और 1100 गुलामों को जहाज़ को 10 पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित करने वाले के पास कोड़े, डंडे, बंदूक इत्यादि थे। ठीक है भाई।